आज सबसे पहले बात मार्केट की, क्योंकि बाजार के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक। वो दिन जिसके लिए सब बेकरार थे और आखिर आज वो इंतजार खत्म हुआ। निफ्टी पहली बार 20,000 के पार पहुंचा। सेंसेक्स 528 अंक चढ़कर 67,127 पर बंद हुआ। निफ्टी 176 अंक चढ़कर 19,996 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में रही। और निफ्टी के लाइफ हाई के सफर में किन सेक्टर्स ने किया कमाल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। बताइए सुमित। तो एक ऐतिहासिक दिन, जबकि निफ्टी ने 20,000 का माइलस्टोन अचीव किया है और बढ़िया तेजी हाल में अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर्स में आई। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी रही और उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं कि आज ये माइलस्टोन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह का यहां पर मूव रहा। करीब 20 जुलाई जो पुराना ऑल टाइम हाई था 21 जुलाई का, उसके बाद अब इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 36 सत्र लगे इंडेक्स को अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को अचीव करने में। पिछला रिकॉर्ड 19,991.85 और उसके बाद आज ये नया 20,000 का माइलस्टोन अचीव हुआ। 36 सत्रों के अंदर ये माइलस्टोन इंडेक्स ने अचीव किया है। लेकिन इस माइलस्टोन की जो पूरी स्टोरी है, अगर आप पुराने आंकड़ों से देखेंगे तो इस तरह दिखाई पड़ेगी। 2007 में 5,000 का आंकड़ा अचीव किया। 2017 यानी कि 10 साल बाद निफ्टी ने करीब 10,000 का आंकड़ा पार किया। उससे महज करीब 4 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 15,000 का आंकड़ा और उससे महज 2 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 20,000 का आंकड़ा। तो पहले रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इंडिसेस की। इस पूरी तेजी में अलग अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पे 12% की तेजी रही मिड कैप में और 13% की तेजी रही स्मॉल कैप में, जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स वाइज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पीएसयू इंडेक्स ने 15% की शानदार तेजी, रियल्टी 11%, मेटल 10%, तो एक बढ़िया तेजी महज कुछ समय में ही 36 सत्रों में इस स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। आईटी 9%, फार्मा 7%, पीएसयू बैंक 5% के आसपास तेजी यहां रही। इनफैक्ट ऑटो ऐसे स्टॉक जो कि करीब 4% रिटर्न देखे गए और फार्मा भी रफली 5% के आसपास की तेजी के साथ कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही बैंक से और एफएमसीजी, जो कि नेगेटिव के साथ रिटर्न इस पूरी तेजी में देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखें तो पीएसयू का बोलबाला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन दोनों में करीब 20 से लेकर 25% रिटर्न। सिप्ला और अदानी पोर्ट दो और ऐसे नाम जो कि 18% तक चले। लाइकवाइज एचसीएल टेक, एलएनटी, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि 12 से लेकर 15% तक का पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। ब्रॉडर मार्केट्स में तो शानदार तेजी रही, जिसमें आईआरएफसी 150%, एमएमटीसी 100%, बीएससी 90%, कोचिन शिपयार्ड 80% की तेजी यहां देखने को मिली। इनफैक्ट आरईसी, अदानी पावर, बीईएमएल, आईबी हाउसिंग, कुछ और ऐसे नाम जो कि 55 से लेकर 70% तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में जोरदार तेजी रही, लेकिन इंडेक्स में भी एक शानदार प्रदर्शन और आज ये ऐतिहासिक दिन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहना का कहना है कि अभी मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश थोड़ा संभल कर करें, वहीं लार्ज कैप में निवेश करना बेहतर रहेगा। अभी भी लार्ज कैप साइज तो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। अभी कुछ 20,000 तो पहुंच गए हैं, पर अभी आप वैसे देखें कंपाउंडिंग के लिहाज से तो अभी हम लोग अभी भी ट्रेड लाइन से काफी नीचे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 2010 वाला दशक तो खराब था ही। मतलब आप 9% कंपाउंडिंग तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस दशक में भी अभी हम लोग का 12.5% टाइप का कंपाउंडिंग है। कुछ खास नहीं है, कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म 15-16% कंपाउंडिंग रहा है। जहां पर मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहूंगी वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स और मिड कैप स्पेस है। वहां थोड़ा आपको सोच समझ के चलना होगा। तो बाजार के टॉप पर आगे यहां से क्या है आउटलुक, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। मार्केट के लिए आज एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन और आज निफ्टी ने पहली बार 20,000 हिट किया। ना सिर्फ हमने 20,000 हिट किया बल्कि उसको सस्टेन किया। इनफैक्ट जो मार्केट की क्लोजिंग थी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई होती तो आज की क्लोज भी 20,000 के ऊपर होती। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट बंद हुआ 176 पॉइंट के गेन के साथ। बैंक निफ्टी आज पूरा 1% ऊपर 400 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स के साथ 45,500 के ऊपर बंद होता हुआ। और मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी, करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। वैसे तो खैर इस रेस के कई घोड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज भागे उनमें बैंकिंग शेयर्स थे।
एक्सिस बैंक करीब करीब 2.5% ऊपर था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेश मूव दिखाया। एचडीएफसी बैंक और कोटक यहां पर भी शानदार मूव्स रहे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शानदार तेजी थी आज। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स थे। अदानी पोर्ट्स खास तौर से 7% के गेंस के साथ, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी, जिसको लीड किया था मारुति सुजुकी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाकर, और उसका साथ दिया हीरो मोटोकॉर्प और बाकी के स्टॉक्स जैसे कि टाटा मोटर्स ने भी। उसके अलावा बाकी के कंजम्पशन नेम, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, टाटा कंज्यूमर हो, यहां पर भी आपको आज शानदार तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अच्छा ही रहा। इवन आईटी स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में आज तेजी थी। नीचे गिरने वाले शेयरों में कुछ खास लिस्ट थी नहीं, सिर्फ एक कोल इंडिया जो करीब करीब 1% नीचे था। बात जहां तक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शामिल हैं स्टॉक्स उनकी, उसमें अगेन अदानी ग्रुप स्टॉक्स का जलवा था, लेकिन उसके अलावा वोडाफोन आइडिया 7% ऊपर था। पीएसयू बैंकों में तेज रैली थी। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी स्टॉक्स डे हाई पर जाकर बंद हुए और शानदार गेंस के साथ 6% तक के गेंस आपको देखने को मिले कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में। फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी आज, ग्लेनमार्क फार्मा, उसके अलावा आप बाकी के फार्मा स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर अच्छी खासी तेजी हुई। औरोबिंदो फार्मा ऊपर था, डॉक्टर लाल में शुरू सुबह से तेजी बनी हुई थी। अब मार्केट में यहां से क्या करना है, देखिए एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, ये मैं लगातार कह रहा हूं, और मुझे लगता नहीं कि आपको एग्जिट के बारे में सोचना भी चाहिए 20,500 से पहले। बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें वो अलग बात है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके री एंट्री कर लें वो अलग बात है, वो ट्रेडर समझते हैं। लेकिन एक अगर आप पोजिशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है अभी भी एक 400-500 पॉइंट की रैली बाकी है मार्केट में, जिसको बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का फासला है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि अभी तो यहां से तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में और निफ्टी में बाकी है। मैं एक चीज जोड़ूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो कैश रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गिरेंगे, चलेंगे ये भी, लेकिन ये पीक आउट कब करेंगे ये कहना टफ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में अब आप अगर बहुत पैसा बनाए तो थोड़ा पैसा यहां से लेकर अब आप लार्ज कैप में रखना चाहें या कैश में रखना चाहें, ये काम आप कर सकते हैं। और बाजार का ऐतिहासिक दिन तो निफ्टी 20,000 के पार जाने पर एनएससी में भी जश्न मनाया गया। निफ्टी के बेमिसाल 20,000 के सफर पर केक कटिंग सेरेमनी हुई। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि निवेशकों को बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। This is basically a long-term situation. You stay invested, don't trade much. Buying in the morning and selling in the evening is not investments. Stay invested. If you don't know about investments or if you don't have time to learn about it, you should go through mutual funds or portfolio managers or other advisors who are specializing in these areas. And don't believe in tips. Don't go for financial influencers to make quick money. This is you are investing in India, you are investing long term, not sort of doing morning evening, and that is what my request to every new and old investor both. G20 समिट खत्म होने के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की स्टेट विजिट पर हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ रहा है। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सूरज ढलने के बाद भी सोलर पावर मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने सऊदी अरब के साथ एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा करार किया है। इसके तहत सऊदी अरब के साथ समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी और साल 2030 तक सऊदी अरब स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसी मोटिव के साथ दिल्ली में मीडिया ओएसिस नाम से एक एग्जीबिशन लगाया गया है। क्या है इसमें खास, बता रही हैं दीपाली नंदा।
सऊदी अरेबिया भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है और यही वजह है राजधानी दिल्ली में G20 की साइडलाइंस के साथ मीडिया ओएसिस एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के जरिए, जिसमें ये बताया गया है कि 2030 तक किस तरह से सऊदी अरेबिया टूरिज्म और स्पोर्ट्स के सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रहा है। क्या कुछ खास है इस एग्जीबिशन में, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क की बात करें तो एक पूरी तरह से स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर सऊदी अरेबिया काम कर रहा है और आप देख सकते हैं उसी को यहाँ पर शोकेस किया गया है कि किस तरह से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2030 तक बनेगा। खासतौर पर अगर हम हाई स्पीड रेलवे लाइन की बात करें, मेजर पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें, या फिर जो खासियत रहती है स्मार्ट सिटी की कि पूरी स्मार्ट सिटी रिन्यूएबल एनर्जी पर ही काम करेगी, वो सभी यहाँ पर एग्जिबिट की गई है अलग अलग वर्चुअल स्क्रीन के जरिए। और मैं आपको बता दूं, जो सऊदी के प्रिंस हैं MBS, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान उनका पूरा नाम है, उन्हीं का ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का ही ये पूरा ब्रेन चाइल्ड है, जिस पर सऊदी अरेबिया इस वक्त काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। एक और सेक्टर है जिसमें सऊदी अरेबिया काफ़ी फोकस कर रहा है और वो सेक्टर है स्पोर्ट्स का, जिसे यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है कि किस तरह से स्मार्ट स्टेडियम सऊदी में बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जरिए स्टेडियम को डेवलप किया जा रहा है और अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिन्हें यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 2030 तक जो इनका विजन है उसमें स्पोर्ट्स की कितनी जगह है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रिंसेस नूफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जनरल मैनेजर है और अल साउद रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू CNBC आवाज। लेट मी नो, what is the objective of this exhibition here in India? It's an opportunity to showcase what's happening in Saudi Arabia as a whole, and in sports in specific. When talking about the ministry's participation, Ministry of Sports, it's an opportunity to explore, to share what we have, and to see the opportunities of collaborating together, with people in India and visitors of the G20 as well, and exploring our culture and everything that is happening in Saudi Arabia and in sports in specific. भारतीय कंपनियां जल्द ही खुद को सीधे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा सकेंगी। आज इंडिया यूके इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग में यूके के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने इसका ऐलान किया। We are particularly pleased to have made a big step forward with the first confirmation by India that it will explore the London Stock Exchange as an international destination for the direct listing of Indian companies. And alongside that, there is a new pensions and insurance partnership, the establishment of knowledge and expertise sharing, and of course, the new UK infrastructure financing bridge and a deepened partnership on the development of Gift City. G20 में कैसे बजा भारत का डंका और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र कैसे है भारत के लिए बड़ी कामयाबी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। राजधानी दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नहीं, आसपास के राज्यों से भी पटाखों पर बैन लगाने की अपील की गई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जितना जरूरी त्योहार मनाना है, उतना ही जरूरी पर्यावरण का ख्याल रखना भी है। जो ख़ास तौर से दिवाली के अवसर पे पटाखे जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है, उसे रोकने के लिए दिल्ली के अंदर हर तरह के जो पटाखे हैं उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उसके जलाने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को ये निर्देश जो है वो TPCC तरह से जारी करने का निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई लाइसेंस दिल्ली के अंदर न जारी। इतना ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ त्यौहार मनाना ज़रूरी है, उतना ही हमें सब लोगों की ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का टारगेट दिया है।
रिजर्व डे मुकाबले में टीम इंडिया ने 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 356 रन बनाए। इसके साथ ही विराट और राहुल ने सेंचुरी लगाई। दोनों ने जोरदार खेल दिखाया और मैदान के चारों तरफ शॉट जमाए। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। कोलंबो में सुबह से ही बारिश के चलते मैच तय समय पर नहीं हो सका था। बता दें कि एक दिन पहले यानी रविवार को बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका था। इसके चलते अंपायर्स ने मैच रिजर्व डे पर कराने का फैसला किया। और अब एक छोटा सा ब्रेक। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। त्योहारों का मौसम आ चुका है और अब देश भर में जगह जगह मेले देखने को मिलेंगे। क्या आप ये जानते हैं कि ये मेले सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, हजारों करोड़ के कारोबार का मौका बनकर भी आते हैं। देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की खास रिपोर्ट। जगमग मेलों का छोटा या बड़ा हिस्सा हम सभी के यादों के पिटारे में कैद है, लेकिन ये मेले कैसे हमारी इकोनॉमी में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जानने के लिए देखिए गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के इस मेले को। यहाँ FMCG ब्रांड, कपड़े, इमिटेशन ज्वेलरी और खान पान के हजारों स्टॉल लगते हैं, जिनकी संख्या हर साल बढ़ जाती है। नतीजा सिर्फ आम लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां तक इस मेले का इंतजार करती हैं। मेले में कंपनी के, शीतल कंपनी के आइसक्रीम और मिल्क प्रोडक्ट के वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं। इससे कंपनी को सेल्स के साथ ब्रांडिंग भी मिलता है और ये सब मेले के आयोजन में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में 4 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मेले लगते हैं। साल भर में मेलों के जरिए हजारों करोड़ की डायरेक्ट सेल होती है। सिर्फ यही नहीं, लाखों लोगों को इससे प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ मेला डेकोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मंडप सर्विस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए भी बड़े मौके लेकर आते हैं। यही वजह है मेले में लोग दिल खोल कर खर्च भी करते हैं। मेले के अंदर फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वो खुशियां के लिए जाते हैं। खुशियां लाने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हमने ये अनुभव किया है कि अगर कोई गांव का ही रूरल सेक्टर के अंदर मेला है तो हर कोई व्यक्ति 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक का खर्च करता है, और अगर कोई अर्बन सेक्टर के अंदर अगर कोई है तो 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक मेले के अंदर खर्च करता है। मेले भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन मेलों के झूलों से अर्थव्यवस्था का चक्र भी घूमता है। भारत में आयोजित मेले आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है। यहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि रोजगार के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी यह मेला काफी मजबूत कर देता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अगले हफ्ते गणपति आने वाले हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में गणपति सिर्फ एक उत्सव नहीं, लोगों की भावना है। हर साल लोगों की यही भावना मूर्ति और साज सज्जा के मार्केट में भी देखने को मिलती है। गणपति मूर्तियों के बाजार पर देखिए संवाददाता पीयूष परमार की रिपोर्ट। गणपति का हर रूप मन भावन है, लेकिन भक्त अपने भाव के हिसाब से मूर्ति चाहते हैं। यही वजह है कि हर बार बाजार में मूर्तियों के नए नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस बार बहुत से लोगों को ऐसे बप्पा चाहिए जिनके बाल दिखें एकदम असली जैसे। इस बार गणपति के बारबी स्टाइल, शिवाजी स्टाइल, अन्ना स्टाइल जैसे स्वरूपों की धूम मची हुई है। साथ में ही कृष्णा स्टाइल में भी अब की बार आपको गणपति की मूर्तियां बाजार में मिलेंगी। साथ में ही यहाँ पर दगड़ू सेठ की भी है मूर्तियां हैं, लालबाग की भी मूर्ति है, और आपको कई सारे स्वरूपों की मूर्तियां बाजार में इस बार दिखाई देंगी। भक्तों की डिमांड के हिसाब से दुकानों में 2 फुट से लेकर 7-8 फीट तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। एक से दूसरी मूर्ति को अलग करने के लिए उनके साज श्रृंगार पर खास ध्यान दिया गया है। जैसे कि सिर की सज्जा में पेशवाई फेंटा, कोल्हापुरी पगड़ी, पुड़ेरी पगड़ी और मावला फेंटा जैसे तमाम ऑप्शन हैं। ये बिजनेस मेरा पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने चालू किया ये बिजनेस। हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है कि हम यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हम पीओपी की भी बनाते हैं, और अभी लोगों की डिमांड के अनुसार हम लोग मिट्टी की मूर्ति हम लोग बनाते हैं।
इस बार भी मेरे यहाँ पे इको फ्रेंडली मूर्ति की ज़्यादा डिमांड है लोगों की, और यहाँ पे मेरे पास जो प्रतिमा ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं वो है लालबाग राजा और दगड़ू शेठ। मुंबई में जगह जगह सड़कों पर गणपति की मूर्तियों की दुकानें लग चुकी हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी पसंदीदा मूर्ति को बुक करके जा रहे हैं। लेकिन इस बार महंगाई का असर मूर्तियों के दाम पर भी पड़ा है और लगभग 30% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं। पीयूष परमार, मुंबई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।